नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस क्लास में यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ये क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। अगर आपको नहीं पता है तो साथियों, कल ही जो है यूपीएसआई का भी नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसमें 900 कुछ पोस्ट हैं। आप लोग जो भी यूपीएसआई के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो आवेदन कर सकते हैं। बाकी यूपी पुलिस कांस्टेबल का तो 60,244 पोस्ट आ ही चुका है, आप लोग सभी जानते ही हुए। तो आज का जो ये क्लास है, यूपी पुलिस कांस्टेबल में जिस टाइप से क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा, मैंने हर एक टॉपिक से मिक्स क्वेश्चंस लिया है और इस क्लास में टॉप 50 क्वेश्चंस को आज कंप्लीट करेंगे। शुरू से अंत तक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ये वो क्वेश्चन है जो साथियों परीक्षाओं में पूछे जाएंगे आपसे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू से अंत तक आपको देखना है। हर एक टॉपिक को मैंने इन क्वेश्चनों में कवर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस। तो साथियों, सभी से रिक्वेस्ट है, क्लास को एक लाइक कर देना और अपने सभी मित्रों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप में से कोई भी साथी नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लेना, इससे हर क्लास का नोटिफिकेशन आएगा। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, क्वेश्चन ये है कि किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है। देखिए, वह कौन सा जिला है आपसे पूछा है जिसमें मोहनजोदड़ो स्थित है। तो सबसे पहले बात, ये मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है साथियों, जैसा कि आप जानते हैं। और ये जो है ना देखिए सिंध प्रांत में स्थित है। लेकिन आपसे पूछा है कि किस जिले में स्थित है, तो यहाँ पर अगर आप सिंध आंसर करते हो तो गलत हो जाएगा आपका आंसर। देखो यहाँ पर लरकाना आपको दिया हुआ है, लरकाना, तो लरकाना जिला में स्थित है मोहनजोदड़ो। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान में रखना कि सिंध ऑप्शन में है और अगर ऑप्शन में लरकाना दिया है तो यही आपका करेक्ट होगा। वैसे वर्तमान में सिंध जो है ये पाकिस्तान में स्थित है और ये सिंध का ही एक जिला है लरकाना, याद रखना। तो लरकाना यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य अपहरण की नीति को किसने प्रारंभ किया। देखिए, राज्य अपहरण नीति को हम राज्य हड़प नीति के नाम से भी जानते हैं, राज्य हड़प नीति के नाम से भी इसको हम जानते हैं साथियों। और राज्य अपहरण नीति या हड़प नीति को किसने प्रारंभ किया था, तो याद रखना लॉर्ड डलहौजी ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम भारत का लौह पुरुष किसको कहते हैं। देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों, हम भारत का लौह पुरुष किसे कहते हैं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सरदार पटेल को, है ना। तो राइट आंसर होगा देखिए ऑप्शन नंबर डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेनिनजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है। देखिए, ये जो मेनिनजाइटिस है ये एक प्रकार का डिजीज है, एक प्रकार का रोग है। आपसे पूछा ये जा रहा है कि ये जो मेनिनजाइटिस रोग है ये हमारे किस अंग को या मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो देखिए यहाँ आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मस्तिष्क यानी ब्रेन को ये जो है ना प्रभावित करता है मेनिनजाइटिस रोग। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो साथियों देखिए, सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है या किस तत्व का प्रयोग होता है, तो याद रखिएगा सिलिकॉन का। देखिए, सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है, याद रखना हमेशा से। सिलिकॉन क्या है, तो साथियों सिलिकॉन जो है ना एक अर्धचालक है, अर्धचालक, ठीक है। और सौर सेल बनाने में सिलिकॉन का ही प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन है, हजामत का शीशा कौन सा होता है। हजामत यानी देखिए, जहां पर हम जब देखिए सैलून जब हम जाते हैं, दाढ़ी बनवाते हैं, अपना बाल कटवाते हैं, तो वहां पर आगे जो शीशा लगा हुआ रहता है ना, उसी शीशे की बात कही जा रही है। तो हजामत का जो शीशा होता है वो कौन सा होता है, तो देखिए यहाँ आपका राइट आंसर होगा अवतल, ठीक है। अवतल दर्पण वो होता है, याद रखना, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो भाई याद रखिए, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो साथियों प्लास्टर ऑफ पेरिस का। राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, याद रखना CaSO4 विथ हाफ H2O। अच्छा, पूछा जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है, तो यहाँ सूत्र देखकर तो आप ये इतना तो जान गए होंगे कि ये कैल्शियम सल्फेट होगा, ठीक है। तो याद रखना कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है साथियों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था। मार्च 1930 में गांधी जी ने साथियों नमक सत्याग्रह का शुरुआत किया था, ठीक है। और देखिए यहाँ क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है
कि नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? तो देखिए राइट आंसर होगा अब्बास तेवजी ने। करेक्ट आंसर आएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, अब्बास तेवजी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सचिंद्र सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सचिंद्र सन्याल द्वारा स्थापित किया गया था सबसे पहले हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है। इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान, देखिए हिंदुस्तान मौकना, देखिए यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा यहाँ पे सोशलिस्ट छूट रहा है साथियों। देखिए सबसे पहले तो यहाँ सचिंद्र सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट, है ना, हिंदुस्तान यहाँ सोशलिस्ट आप लोग ऐड कर लेना। देखिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया था किसने? तो यहाँ आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रशेखर आजाद ने, याद रखना। और इसकी स्थापना 1924 में हुई थी, याद रखना सभी साथी। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो साथियों ध्यान से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। अगला है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है, यानी किस देश के संविधान से ली गई है? तो देखिएगा भारतीय संविधान में ये जो समवर्ती सूची की अवधारणा है ये साथियों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। अगला है, जनवरी 2018 में क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो 2018 में क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को साथियों पद्म भूषण दिया गया था, याद रखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, पद्म भूषण। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था में, देखिए पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? तो साथियों पंचायती राज व्यवस्था जो कि त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ना 3 स्तरीय दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, यही करेक्ट होगा। देखो पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की जो व्यवस्था होती है वो होती है ग्राम, ब्लॉक लेवल पर, उसके बाद जिला स्तर पर, यानी त्रिस्तरीय इसको हम बोलते हैं, 3 स्तरीय संरचना। तो करेक्ट आएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण किस राज्य में किया गया? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से देखिए, भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण किस राज्य में किया गया? राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी, असम में। नेक्स्ट है, राज्य मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है? देखिएगा राज्य मानवाधिकार आयोग जो होता है वो अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को देता है साथियों। राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य सरकार को। नेक्स्ट है, आतंकवादियों ने भारतीय संसद पर हमला कब किया था? तो ध्यान से देखिए, आतंकवादियों ने भारतीय संसद पर हमला कब किया था? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए राइट आंसर है 13 दिसंबर 2001 को। तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, 13 दिसंबर 2001। नेक्स्ट है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यानी सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो याद रखिएगा, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो काठमांडू में स्थित है साथियों, काठमांडू में स्थित है ये, काठमांडू जो कि नेपाल में स्थित है। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल की राजधानी काठमांडू में। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन हैंडशेक का संदर्भ निम्न में से किस एक से है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए गोल्डन हैंडशेक का संदर्भ निम्न में से किस एक से है? तो याद रखिएगा, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाओं से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में गरीबी का स्तर कायम किया जाता है इस आधार पर। तो किस आधार पर, ये तो आपको बताना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो ध्यान से देखिएगा, भारत में गरीबी का स्तर कायम किया जाता है घरेलू उपभोक्ता के व्यय के आधार पर, ठीक है, घरेलू उपभोक्ता के व्यय के आधार पर, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिएगा, सौरमंडल के बाहर सिरियस नामक चमकीले तारे को और क्या कहा जाता है? ये हमारे सौरमंडल के बाहर जो एक चमकीला तारा है सिरियस, ठीक है, आपने पढ़ा होगा सबसे चमकीला तारा है ये सिरियस, ठीक है। इस सिरियस तारे को और अन्य किस नाम से जानते हैं, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉग स्टार। याद रखना, इसको डॉग स्टार के नाम से भी जो है जाना जाता है। क्लियर है? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताइए। तो एशिया का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है उसका नाम आपको बताना है। तो यहाँ आपका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, गोबी मरुस्थल या गोबी रेगिस्तान। एक चीज और याद रखिए, ये जो गोबी मरुस्थल है साथियों, ये संसार की यानी विश्व की सबसे ठंडी जगह है, मतलब कि सबसे ठंडी मरुस्थल है। याद रखना, ठंडा जगह नहीं, सबसे ठंडी मरुस्थल में से एक है, याद रखना गोबी मरुस्थल। ओके, थार रेगिस्तान तो भारत में स्थित है। आगे नेक्स्ट है, भारत में जननांकीय इतिहास में महाविभाजन का वर्ष क्या है?
ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो भारत में जननांकीय इतिहास में महाविभाजन का वर्ष कौन सा है? तो देखिएगा राइट आंसर क्या होगा साथियों, करेक्ट है ऑप्शन नंबर है 1921। आगे देखिए, प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? तो ध्यान से देखना, प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? तो करेक्ट होगा साथियों वर्षा के माध्यम से, राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी वर्षा। अगला है, राज्य पत्रित अधिकारियों का प्रशासन कौन देखता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, ये क्वेश्चन 100% आपके पेपर में देखने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा रिसर्च प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखने के बाद में क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आ रहा हूं। ठीक है, तो देखिएगा राज्य पत्रित अधिकारियों का जो प्रशासन होता है वो कौन देखता है? तो याद रखना पुलिस महानिरीक्षक। ठीक है, पुलिस माफ करना, महानिरीक्षक नहीं होगा, महानिर्देशक होगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, पुलिस महानिर्देशक, राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय अवस्थित है कहां पर? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का एकमात्र ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो कहां पर अवस्थित है? तो करेक्ट आंसर आएगा देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों, इलाहाबाद में। तो ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछे आप यूपी स्टेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जो है वो इलाहाबाद में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे देखिए, कर्मा एक लोक नृत्य है, इनमें से किस क्षेत्र का या किस राज्य का? तो याद रखिएगा कर्मा जो है ना साथियों एक लोक नृत्य है, याद रखना कहाँ का? तो देखिए कर्मा लोक नृत्य है साथियों बिल्कुल सोनभद्र का, याद रखना सोनभद्र, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला भी है, ये भी आपको याद रखना है, दूसरा सबसे बड़ा जिला है ये सोनभद्र उत्तर प्रदेश का। आगे नेक्स्ट है, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में निम्नलिखित में से क्या था? तो साथियों प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में निम्नलिखित में से क्या था? तो करेक्ट आंसर आएगा वैक्यूम ट्यूब, राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये जो 50 क्वेश्चन है साथियों मैं डेली आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, डेली 2-3 क्वेश्चन 3 क्लास तो आपको मिलेगा भी, और लाइव क्लास भी मिलेगा शाम में रात में 8 बजे से। तो 8 बजे वाला लाइव क्लास भी आप लोग डेली अटेंड करना। बाकी ये सेट्स जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, इनको आप जरूर से जरूर देखना। एक चीज बता दें साथियों, मैंने क्वेश्चन जो है ना इस प्रकार से सिलेक्ट किया है जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके, साइंस, पॉलिटी सब कुछ ऐड हो। ठीक है, जिस टाइप से क्वेश्चन आपको आपके पेपर में देखने को मिले। इसके अलावा यूपी का जो यूपी वाला जीके है ना स्टेट वाला, वो भी मैं ऐड करके आपको करवा रहा हूं। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी भारतीय राज्य की प्रथम राज्यपाल कौन थी? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो देखिए किसी भारतीय राज्य की प्रथम राज्यपाल कौन थी? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर होगा सरोजिनी नायडू। और साथियों ये किस राज्य की बनी थी? तो याद रखना यूपी की। तो यहां पर आपका 2 क्वेश्चन में एक ही आंसर होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे कि किसी भारतीय राज्य की प्रथम राज्यपाल कौन थी तो सरोजिनी नायडू, और अगर आपसे पूछे उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी तो भी सरोजिनी नायडू आएगा। एक चीज और याद रखना, ऑप्शन नंबर ए में आपको सुचेता कृपलानी दिख रहा है, ये किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। और अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी तो भी सुचेता कृपलानी यहां आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको याद रखना है। आगे नेक्स्ट है, भारत का प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो देखिए भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो याद रखिएगा SHFJ मानेकशॉ, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय को विशेष ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है? देखिए इनमें से कौन से भारतीय हैं जिनको विशेष ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है? संगीत के क्षेत्र का बहुत ही बड़ा यह अवार्ड होता है साथियों ऑस्कर, आपने सुना होगा, इसके बारे में पढ़ा जरूर होगा। तो याद रखना इनमें से वो कौन से भारतीय हैं? तो सत्यजीत रे, ठीक है, जिनको ऑस्कर पुरस्कार से नवाजा गया है। तो राइट आएगा यहाँ ऑप्शन नंबर बी सत्यजीत रे। नेक्स्ट है देखिए प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। तो प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन नंबर ए राइट है साथियों। आगे देखिए कनाडा की राजधानी क्या है? तो कनाडा देश की जो राजधानी है वो कहां पर स्थित है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कनाडा की राजधानी ओटावा में स्थित है, याद रखना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ओटावा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहां स्थित है? तो साथियों देखिए भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद ये कहां पर स्थित है? राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है?
काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है आपको ये बताना है। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए 5 सितंबर को। 5 सितंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित हो जाती है या हो सकती है। तो एंजाइम की जो गतिविधि होती है ना, देखिए एंजाइम की गतिविधि जो होती है वो किसके परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है। तो पीएच के। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए पीएच। साथियों एंजाइम जो है ना हमारे शरीर में जो देखिए जो जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं यानी खाना खाते हैं ना, तो उस भोजन को पचाने में बहुत ज़्यादा सहायक होता है, ये याद रखना एंजाइम। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन किससे पचते हैं। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिए प्रोटीन जो होते हैं ना ये साथियों लाइपेज, लाइपेज करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी लाइपेज। किससे पचते हैं। तो लाइपेज से प्रोटीन पचते हैं। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय डीएनए फिंगरप्रिंट के पिता का क्या नाम है, या भारतीय डीएनए फिंगरप्रिंट के जनक कौन है। आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना, भारतीय डीएनए फिंगरप्रिंट के पिता का क्या नाम है, या तो आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि भारतीय डीएनए फिंगरप्रिंट के जनक कौन है। आंसर तो आपका एक ही होगा, क्या बताओगे। तो लालजी सिंह, याद रखिएगा। ठीक है, लालजी सिंह यहां आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, फोटोग्राफिक प्लेट में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए फोटोग्राफिक प्लेट जो होता है उसमें कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है। तो साथियों सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड। नेक्स्ट है, रोलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था। साथियों रोलेट एक्ट जिसको हम बिना वकील बिना दलील का कानून कहते थे, इसमें होता ये था कि किसी को भी पकड़कर जो है ना बिना मुकदमा चलाए उसको जेल में डाल दिया जाता था, और ये 1919 में पारित हुआ था। लेकिन आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि रोलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था। तो देखिए यहाँ राइट आंसर होगा लॉर्ड चैम्सफोर्ड के। और एक चीज याद रखना, जो साथियों पंजाब के अमृतसर में जो नरसंहार हुआ था जिसको हम जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, वो देखिएगा वो इसी के है ना, वो ये रोलेट एक्ट के विरोध में ही किया गया प्रदर्शन था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। अगला क्वेश्चन है, फूट डालो और राज्य करो की नीति किसने अपनाई थी। तो देखिए फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई गई थी किसके द्वारा। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन यहाँ आपका करेक्ट आएगा। लॉर्ड कर्जन जिन्होंने साथियों 1905 में बंगाल का विभाजन भी करवाया था। आगे देखिए नेक्स्ट है, इनमें से किसे देखिए दी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो इनमें से किस व्यक्ति को दी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। तो याद रखिए दादा भाई नौरोजी को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था। देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो द्वितीय जो बौद्ध संगीत है, दूसरा बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ पर हुआ था। तो पाटलिपुत्र में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। तो देखिए इनमें से कौन, देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। तो याद रखिए एनी बेसेंट। एनी बेसेंट की बात करें साथियों तो ये कोलकाता अधिवेशन 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। यहाँ पर अगर आपसे ये पूछे कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, तो फिर आंसर होगा सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू 1925 में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में जो है ना कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। तो देख लेना, अगर भारतीय पूछे तो सरोजिनी नायडू, और अगर प्रथम महिला केवल पूछे तो एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की संसद में शून्यकाल शुरू होता है कब। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भारत की संसद में शून्यकाल शुरू होता है दोपहर 2 बजे, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी दोपहर 2 बजे। भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो नागरिकता से संबंधित है। तो देखिए भारतीय संविधान का भाग पूछा है कि कौन सा भाग है जो कि नागरिकता से संबंधित है। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, भाग 2। यहीं पर अगर आपसे अनुच्छेद पूछ ले कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि नागरिकता से संबंधित है, तो याद रखिए अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक नागरिकता के बारे में प्रावधान है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भाग 2। भारत में राजनीतिक दलों के मान्यता दी जाती है
किसके द्वारा? तो भारत में जो राजनीतिक दल हैं उनको मान्यता किसके द्वारा दी जाती है साथियों? तो याद रखिए भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा ना। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत का निर्वाचन आयोग द्वारा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का प्रोटेम अध्यक्ष जो होता है उस नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? तो साथियों लोकसभा का जो प्रोटेम अध्यक्ष होता है यानी प्रोटेम स्पीकर होता है वो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, प्रोटेम अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन कौन करता है? याद रखिएगा साथियों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन कौन करता है? तो याद रखिए इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह सदस्य जिसे राष्ट्रपति इस निमित्त प्राधिकृत करे। ठीक है, जो राष्ट्रपति जिस सदस्य को निमित्त प्राधिकृत करेंगे वही जो है ना वो कार्यों का निर्वहन करेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अनुपस्थिति में। आगे नेक्स्ट है, तीस्ता नदी परियोजना किन दो देशों के बीच विवादित है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो तीस्ता नदी को लेकर किन दो देशों के बीच विवाद है ये आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना भारत और बांग्लादेश के बीच। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत तथा बांग्लादेश। आगे देखिए, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना साथियों रेड क्रॉस का मुख्यालय जो है वो जिनेवा में स्थित है, स्विट्जरलैंड में। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, जिनेवा। आगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय के आंकलन की पद्धति नहीं है? यानी इनमें से कौन सी एक पद्धति है जिससे राष्ट्रीय आय का आकलन नहीं किया जाता है? तो व्यय पद्धति तो है, क्रय पद्धति भी है और आय पद्धति भी है। मातृका प्रणाली जो है ये साथियों राष्ट्रीय आय के आकलन की पद्धति नहीं है। तो राइट आंसर क्या बताओगे सर? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आज की इस क्लास में 50 क्वेश्चंस मैंने कराए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, स्टैटिक, जीके, पॉलिटी सभी के क्वेश्चन भरपूर थे, मिक्स थे। जिस टाइप के क्वेश्चन आपको जो है ना पूछे जाएंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसआई में, मैंने उसी टाइप के क्वेश्चन सेम आपको करवाया है। अब आपको क्लास कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। क्लास को एक लाइक कर देना और अपने सभी मित्रों तक शेयर कर देना। मिलेंगे साथियों नेक्स्ट क्लास में, तब तक बिल्कुल स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।